कारण क्या है? क्योंकि मुगल काल ही, अगर आपको पता होगा कि 1819 का विद्रोह हुआ, 1819 का विद्रोह जो हुआ उस समय तक भारत में परोक्ष रूप से मुगल बादशाहत का शासन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये जो है वो क्यों, अब कैसे का जो सवाल आता है, कैसे में जो महत्वपूर्ण चीजें आती है, ये कैसे का जो मतलब हमारे पास ये सवाल पूछा जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो स्टेप्स हमें जो उसमें वो देखने होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैसे का, जैसे कि कैसे में उसके अलावा हम यहाँ देखें कि यहाँ पे इससे पहले जो व्यवस्था वहाँ पे जो अस्तित्व में थी वो थी 1206 से 1526, और ये क्या था, ये था आपका दिल्ली सल्तनत का समय, दिल्ली सल्तनत का ही समय था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। ये हो रहा है। अब इब्राहिम लोधी क्या था? ये जो है वो बहुत ही अहंकारी और लोभी शासक था, जो जिसके समय में अपनी ही उसी की प्रजा के लोग जो थे काफी दुखी थे। अब जब ये सब चीजें हो रही थी ना, तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोग इसे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, ये कैसे वाला स्टेप आ रहा है। अब इसके विकल्प के रूप में क्या हो, यहाँ पे कोई ऐसा नाम यहाँ पे जो शामिल होता है जिसका जो नाम आता है वो आता है वजीरुद्दीन बाबर। ठीक है, क्या नाम इसका? शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको मुख्य तौर पर हम बाबर के नाम से जानते हैं। और इसका भारत में जो शासनकाल है वो है 1526 से लेकर 1530। जब आप ये लिखते हो तो इसमें ईस्वी लिखना जरूरी है। क्लियर बेटा? जब ये सब चीजें हो रही हैं तो निश्चित बात आप ये मान के चले कि बाबर, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि बाबर क्या ये यही का था? तो उसका जवाब जो आएगा वो आएगा कि ये यहाँ का मूल निवासी नहीं था। एक्चुअली में ये जो आपका जो काबुल का क्षेत्र या तो अफगानिस्तान और जो मध्य का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो यहाँ का वो शासक था। ठीक है, अब जब हम नाम लेते हैं इसका मुगल वंश का, तो मुगल वंश के बारे में जो मुख्य तौर पर हमारे पास एक चीज हमारे जहन में एक चीज आती है, हमने दसवीं कक्षा में मंगोल पढ़े थे, क्या ये मंगोल थे? ओके, तो ये हमारे पास पहले सवाल आता है। अब सवाल जब ये आता है तो उस स्थिति में हमारे पास इसके पास दो विकल्प आते हैं, या तो ये हाँ हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका जो जवाब है वो क्या है? नहीं। फिर भी अगर ये नाम मिलता जुलता है तो इसको ये नाम दिया किसने? ये उसको नाम दिया अंग्रेजों ने। हालांकि स्वयं को जो है कभी मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मंगोलों चंगेज खान का नाम सुना होगा आपने? चंगेज खान, ये मंगोलों के बारे में जब भी हमारा नाम आता है तो उसमें मुख्य तौर पर जो हम इनको क्या देखते हैं, ये अत्याचारी क्रूर लोगों के रूप में देखा जाता है, इसीलिए वो अपने को मंगोल नहीं कहलाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी बात कि इसमें महत्वपूर्ण, अगर वहां पे हम जो वो माता की ओर से और ये पिता की ओर से, अब हमारे जिसकी भी हम वंशज होते हैं तो वो दोस्त की जो वो दो ओर से हम होते हैं, एक माता के पक्ष से, एक जो है पिता के पक्ष से। अगर हम पिता के पक्ष से जो इसकी बात करते हैं बाबर की, तो वहां पे कौन थे? ये जो है वो मुख्य तौर पर तैमूर लंग, हमने पहले भी नाम दिया था ये। अगर माता की ओर से अगर इसका जो नाम आता है तो वो जो है इसमें हम ले सकते हैं, ये थी एक मंगोल राजकुमारी। ठीक है, एंड वो उसका जो नाम था वो था अलान कुमार। क्लियर? तो ये यहां से ये सारा का सारा सिलसिला होता है, और ये बने मुगल। अब बात आती है कि इसका जो जन्म कब हुआ था, वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ। क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, जब ये जो है वो अंदीजान में उसका जन्म हुआ था, और हमने पहले की बात की थी। उसके बाद है वो 1494 ईस्वी में जब वो 11 साल का था तब वो क्या था? शासक बन गया। उसके बाद उसने किस चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया? अपने पूर्वजों की राजधानी की, तैमूर की जो राजधानी थी उसका नाम था समरकंद। क्या नाम था? समरकंद। अब समरकंद में उसने क्या किया? हमने पहले देखा था, पहला तो था 1497 ईस्वी, दूसरा था 1501 ईस्वी, तीसरा था 1511 ईस्वी। ये 3 टर्म्स में उसने जो समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन होता क्या था कि कुछ समय पश्चात है उसके हाथों से समरकंद छीन लिया जाता, क्योंकि वहां पे एक उज़्बेक जाति थी। क्या थी? उज़्बेक जाति। और उज़्बेक जाति, और उसका महत्वपूर्ण नाम भी हमने लिखा था, उसका एक नेता था, क्या नाम था? शबाली खान, है ना? कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये क्या था? ये हमेशा जो वो आता और उससे जो वो छीन कर चला जाता। 1510 ईस्वी में यहाँ पे जो उसकी मृत्यु होगी शबाली खान की,
अब उसके पास ये स्कोप बने कि वो इस पर अधिकार के, लेकिन जो फिर से जो कुछ समय पश्चात जो है उसके हाथों से पुनः छूट गया। अब उसने क्या किया, 1500 यहाँ से लेकर जो अब उसने जो 1519 ईस्वी तक अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपनी सैनिक और अन्य दृष्टि से जो उसने अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा तक मजबूत कर लिया, शक्तिशाली कर लिया। और अगला काम क्या आता है, 1519 से लेकर 1525, 1519 से 1525 इसने क्या किया, भारत पर जो 5 बार आक्रमण किए। इसको हमने यहीं से आप याद रख सकते हो, 5 बार आक्रमण किए। एंड नेक्स्ट वन 1526 ईस्वी में जो है निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और वह थी आपकी, क्या थी वो, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर? किस किस के बीच में, बाबर और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, हटा दूं? ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये सब चीजें जब हमारे पास आ गई ना, तो उसके पास कुछ जो है चीजें हमारे जहन में आती हैं, हमारे दिमाग में आती हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे जो वो लोधी वंश, उसके पीछे जो वो पहले हमें 2-3 चीजें वहां पे समझनी पड़ेगी। हमने क्या किया कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दिशा, इब्राहिम लोधी जो क्या था, अपनी प्रजा में बहुत ज्यादा बदनाम था, अहंकारी स्वभाव के कारण। ठीक है। दूसरा नाम इसमें क्या आता है, पंजाब। पंजाब में हमने यहाँ पे 2 नाम लिए थे। पहला नाम हमने लिया था दौलत खान लोधी और दूसरा था उसका चाचा आलम खान। दौलत खान लोधी क्या था, उसका सौतेला भाई था, लेकिन वो पंजाब का स्वतंत्र शासक बन जाना चाहता था। लेकिन उसका जो चाचा था वो आलम खान लोधी था, आलम खान लोधी, और जो दिल्ली के राज सिंहासन पर जो अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, दिल्ली का जो वो सम्राट बनना चाहता था। क्लियर हो गया? और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, इसे जो वो आमंत्रण दिया, किसको, बाबर को, कि वो हमला करें और इसको। तीसरा नाम हमने क्या लिया था, क्या नाम लिया था, बंगाल। बंगाल के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह हुसैन। और नुसरत शाह हुसैन जो था बंगाल का महत्वपूर्ण शासक था। बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा पर भी अधिकार जमा लिया था। और बाबर की अपनी आत्मकथा होती है जो खुद लिखी जाती है, और जीवनी होती है जो दूसरों द्वारा लिखी जाती है। तो बाबर की आत्मकथा, इसका नाम है बाबरनामा या तुज़क ए बाबरी। उसमें उसने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि बंगाल पर नुसरत शाह हुसैन का शासक था और वो बंगाल का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक का, ऐसा उसने खुद उल्लेख किया है। उसके बाद जो अगला हमारे पास नाम आता है वो क्या आता है, क्या आता है, मालवा। और मालवा में यहाँ पे जो हमने इसको कल 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया था। पहला हमने जो इसमें नाम लिखा था वो लिखा था महमूद खलजी द्वितीय। यहाँ पे लिखा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है। पहला नाम क्या है, महमूद खलजी द्वितीय, महमूद खलजी द्वितीय। और दूसरा नाम हमने क्या लिखा था, मेदिनी राव। मेदिनी, कहने का मतलब क्या है कि ये जो था ये वहां पे शासक था, नाम से ही पता चल रहा है मुसलमान शासक। और यहाँ पे क्या है, मेदिनी राव, ये राजपूत था, शासक ये था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति का जो उपयोग था वो मेदिनी राव नामक एक राजपूत क्या करता था। इसने क्या किया, इसने शासन में जो वो अधिक से अधिक राजपूतों को सही शामिल कर लिया, जिसके परिणाम से ये बात जो मुझे हजम नहीं हुई। और इसीलिए जो महमूद खलजी ने यहाँ पर सहयोग प्राप्त किया वो क्या, गुजरात के शासक, उसका नाम था मुजफ्फर शाह। किसका नाम, क्या नाम था, मुजफ्फर शाह। ठीक है, ऐसे बता दो ना, मुजफ्फर शाह। ठीक है। और इसने जो इसका साथ देने वाले यहाँ पे जो हुआ वो हुआ राणा सांगा, इनकी राणा संग्राम से। क्लियर बेटा? ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इसमें भी फाइनली क्या होता है, इसमें भी जो राणा सांगा ने जो उसमें इनकी जो मेदिनी राव वाला पक्ष था वो जीत गया, लेकिन उसके बावजूद महमूद खलजी को उसका शासन जो वो दे दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला क्या नाम आता है, मेवाड़। मेवाड़ का इस समय जो शासक था वो था राणा सांगा, जिसका अभी हमने नाम लिया था। मेवाड़ का शासक जो था वो राणा सांगा था, उसको राणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। और राणा सांगा जो था ये एक हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है,
एक हिंदू राजा पूरे उत्तरी भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अब यहाँ पे देखो, अगर एक ही चीज को पाने के लिए दो इच्छुक हो, ठीक है, एक ही कुर्सी है, अगर इस पे बैठने के लिए अगर दो व्यक्ति जो प्रयास कर रहे हैं, तो मैं हूँ, दूसरा है, ठीक है, तो वहां पे जो कहीं ना कहीं इसको कश्मकश चलेगी। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे क्या था, अब दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था कौन, इब्राहिम बाबर, और दूसरा कौन चाहता था, राणा सांगा। तो दोनों के बीच में ये आगे चल के जो युद्ध अवश्य भावी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था राणा सांगा, जो बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली था, वो राजपूत शासक रहा। क्लियर? राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगला नाम हमारे पास आता है, क्या आता है, गुजरात। गुजरात का शासक का नाम हमने पहले भी नाम लिया था, पहले था मुजफ्फर शाह। ओके, मुजफ्फर शाह, और जो है 1526 ईस्वी में वहां पे शासक जो बन गया वो बन गया उसका बेटा बहादुर शाह। क्लियर? और बहादुर शाह था, वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक शक्तिशाली शासक। ओके, और जिसने क्या वो इससे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं, जिसने हुमायूं को जो वो चैन की सांस कभी भी लेने नहीं। क्लियर? उसके बाद जो अगला नाम हमारे पास आता है सिंध और कश्मीर, दो नाम आते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में ये जो ज्यादा, क्योंकि ये जो था एक्चुअली ये कंधार के गवर्नर के बाद इसमें आई थिंक ये उनका नाम था शाह बेग अर्जुन था, उसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वो ये इसको, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था ना बेटा, ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसको जो ये उस समय जो था वो हमारे भारत में ही शामिल था आजादी से पहले। ओके, तो उसके बाद जो वो लास्ट में जिसमें जो आता है वो आता है इसका नाम कश्मीर का, ठीक है। तो कश्मीर को जो वो अपने इसमें जो वो शामिल कर देना चाहता था, ठीक है। अब दक्षिण भारत की विजयों के संदर्भ में जो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य के बारे में जब हमने जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ओके, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के 11 वर्ष पश्चात अर्थात 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने, जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्लियर? ठीक है। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, बाद के समय में ये 5 राजवंशों में बढ़ गया, ठीक है। बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ ताकि अगली बार जब आप ये नाम सुनोगे तो आपको याद आएगा कि नहीं, इनके बारे में हमने पहले भी सुन रखा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये 5 भागों में बटा हुआ था, अर्थात राजनीतिक दृष्टि से ये उतनी शक्तिशाली संस्था या केंद्र नहीं रहा। दूसरा यहाँ पे जो शासक नाम आता है वो आता है विजयनगर। क्या नाम आता है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पूरा का पूरा अध्याय पढ़ा है ना। तो विजयनगर में जो मुख्य तौर पर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उस समय उस पर उसी का अधिकार था, क्योंकि उसका शासनकाल जो है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा है। क्लियर बेटा? तीसरा जो है इस समय जो शक्तियां थी वो थी पुर्तगाली शक्ति। कौन थे? क्लियर? पुर्तगाली। आपको याद होगा कि भारत की खोज कबर किसने की थी? भारत की खोज कबर किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 ईस्वी में। अर्थात भारत आने वाले पहले जो यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली ही। क्लियर? और पुर्तगाली जब यहाँ पे जो अपने क्षेत्रों को जब उसने खोज निकाला, कलकत्ता में सबसे पहले पहुंचा था, तो उसके परिणामस्वरूप जो वहां पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित करना शुरू करा, ठीक है। और यहाँ पे 2 देश में नाम आता है, एक जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, जो जिन्होंने इस यहाँ पे जो वो अपनी स्थिति को बहुत हद तक मजबूत किया। तो ये जो वो उत्तरी भारत के राज्य और ये जो आपके दक्षिण भारत के राज्य थे। और इन शॉर्ट अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूं कि भारत की राजनीतिक दशा अच्छी नहीं थी, और उसी चीज का लाभ उठाया किसने? बाबर ने, ताकि इस पर आसानी से कब्जा करके अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा सके। क्लियर बेटा? ठीक है। अब एक एक करके जो है यही क्या आएंगे आगे के समय में जो यही जो वापस आ जाएगा बाबर की विजय, ठीक है। अब बाबर की आरंभिक जीवन के बारे में क्लियर हो गया। बाबर का जन्म, बाबर शासक बना, फिर जो वो समरकंद में अधिकार करने का जो है प्रयास, फिर
1519 तक जो आपकी स्थिति को मजबूत करना, 1519 से लेकर 1525 तक जो 5 बार आक्रमण, और 1526 ईस्वी में 6ठी बार आक्रमण करने के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में विजय हासिल करने के साथ ही भारत ने मुगल वंश की नींव को रख दिया। क्या सबसे पहला महत्वपूर्ण चुनाव आता है वो आता है पानीपत की विजय। अब उसकी विजयों का उल्लेख करेंगे ना। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बच्चों पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये क्या, क्यों और कैसे, 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे भी है। क्या है ये पानीपत का पहला युद्ध है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे कारण वही सब चीजें कि जो बाबर भारत पर हमला करना, अधिकार करना चाहता था, अपने उसको स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। दूसरा जो है वो यहाँ पर जो वो बाबर भी क्या कहते हैं, जो लोधी था वो इस समय का शासक था, तो ऐसे तो नहीं देगा कि लो भैया जी लो क्या आप यहाँ पे आओ और शासन करो, ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए युद्ध अवश्य भावी है। और तीसरी चीज है वहां पे भारत में इस समय जो था बाबर जो अधिकार दिलाना चाहता हूँ, तो ये भी उसका था, उसका पॉइंट। ठीक है, ये इसके मेजर पार्ट थे। और कमजोर राजनीतिक दशा के बारे में आप यहाँ पे बड़ी बात ही समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और ये कब क्या है, ये है क्यों हुआ, उसके पीछे भारत की राजनीतिक कमजोर थी, वो यहाँ का शासक बना था। और कैसे में क्या हुआ, ये जो युद्ध हुआ ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को। कहाँ हुआ, पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में। और इसे हुआ क्या था, एक्चुअली में ये क्या था, ये जो तिथि है ना आपकी 21 अप्रैल, हुआ क्या था कि 12 अप्रैल 1526 को ऐसे करता ना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में दोनों जो सेनाएं थी वो आमने सामने आ खड़ी थी। लेकिन ये जो 8 दिन का समय था, इनकी 12 से 8, 20, 21 तक जो उसने हमला किसी भी पक्ष ने नहीं किया। ठीक है, फाइनली जब इसी का आपको लेना मैंने यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 का 2-1, इनकी 21 तारीख को दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो ये निर्णायक युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की नींव रख दी गई बाबर द्वारा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर, ठीक है बेटा। अब उसके पीछे कारण यही थे कि वो यहाँ पे शासन कर था, ये सब वहाँ पे होना चाहिए था, भारत की राजनीति से कमजोर थी। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम जो है 2 हिस्सों में इसको बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बाबर, यहाँ पे हम लिख देंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ये बच्चों। अब बाबर ये था बाहर से आया हुआ, ये था दिल्ली सुल्तानत का सुल्तान, ये कुशल सेनापति था। इसने अपना समय जो था व्यर्थ के कामों में व्यतीत कर दिया। ये प्रजा जो इसके पास थी, इसकी संख्या जो कहते हैं कि इसकी सैनिकों की संख्या लगभग 20,000 थी। कितनी थी, 20,000। यहाँ पर भी उसके पास सैनिकों की संख्या थी 1 लाख। ठीक है, समझ आ रही बात। तो उसके बावजूद भी इसमें विजय, इनकी परिणाम भारी किसका रहा, बाबर का। और कमजोर कौन है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और क्या हुआ कैसे, ये सब कैसे, 2 चीजें, इसके पीछे बहुत सारे कारण, उसकी सफलता के कारण अगर बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा कारण था। इसके बाद सेना कम थी, लेकिन वो सेना कैसी थी, अनुशासित थी, संगठित थी। ठीक है, दूसरी तरीके इनके पास जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे, उसके पास तलवार थे, भाला था, क्या कहते हैं, बर्छा था, ढाल थी, लोहे की, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गोला बारूद को जैसे सबसे पहले उसमें युद्ध शैली में शामिल कर दिया। गोला बारूद समझ आ गई, इसको आप बम बोलते हैं, मतलब साधारण शब्द समझ आ गई। ठीक है, उसके अलावा जो इसने क्या किया कि ये जो समय था, हमने बोला कि 12 अप्रैल को पहुंच गए वहां पे, देख 21 अप्रैल को जो दोनों के बीच में हुआ। तो ये जो 8 दिनों का जो समय था, ये 8 दिनों का समय क्या हुआ, उसके लिए एक निर्णायक साबित हुआ। और इन 8 दिनों में बाबर ने क्या किया, बाबर ने पूरी रणनीति, आपको याद होगा कि वहां पे उसने क्या किया, उसने खाइया खुदवा दी, उसको कुछ और चीज डाल दी, उस पर जो वो पत्तियां डाल दी। ठीक है, और उसने क्या किया, सामने से जहां से जो वो दुश्मनों का हमला हो सकता था, वहां पे उसने क्या किया, रथ खड़े कर दिए, उनको चमड़े के पट्टे से आपस में बांध दिया, उसके साइड में जो उसने तोपची खड़े कर दिए। ठीक है, तो उसने रणनीति बनाई, मतलब युद्ध को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है।
तो इसने वो समय किया और इसने क्या कर दिया, ये समय बर्बाद कर दिया। और उसका परिणाम क्या निकला कि बाबर की जीत हुई और लोधी हार गया। परिणाम के संदर्भ में हम क्या करेंगे, लोधी वंश का अंत हो गया। ये हटा दो, लोधी वंश का अंत हो गया। और लोधी वंश का अंत, दूसरा मुगल वंश की स्थापना, है ना। क्लियर। गोला बारूद जो है आधुनिक युद्ध तकनीक में जो है, मतलब गोला बारूद का जो है युद्ध में शामिल होना। ओके। और क्या कहते हैं, बाबर का एक महान सेनापति होना, उनके पास रण कौशल होना, ठीक है। उसके द्वारा जो है वो जो समय का सदुपयोग करके जो है वो युद्ध के लिए रणनीति दिया करना, ये सब जो है वो उसका कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। और अगला ऐसा महत्वपूर्ण जो वो था कि उसका जो है वो एक अवश्यभावी हो गया। क्या युद्ध अवश्यभावी होगा, किसे, राणा सांगा से, राजपूतों से, ठीक है, किसे, राजपूतों से युद्ध है वो अवश्यभावी हो गया। अब किताबें भी बहुत सी हैं, वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कारण भी हम समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ कि लोधी हार गया और जो बाबर है वो जीत गया। क्लियर। ये बाबर से पहला युद्ध हो गया। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है खानवा का युद्ध। इसको खानवा का युद्ध भी कहते हैं, इसको कलवार की लड़ाई भी कहते हैं, खानवा का युद्ध। और ये किसके साथ हुआ, ये हुआ राणा सांगा के साथ, राणा सांगा, ठीक है। वही राणा सांगा जिसे राणा संग्राम सिंह के नाम से याद है। कहते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से इसके शरीर पर जो है वो जख्मों के निशान थे, जो तलवार इत्यादि से जो वो उसके शरीर पर, मुख्य तौर पर उसके फेस जो पूरा कहते हैं बड़ा डरावना सा लगता था, ठीक है। ये राणा सांगा के साथ जो उसका युद्ध हुआ। कहते हैं कि क्योंकि राणा सांगा ने जो उसे निमंत्रण किया था, क्योंकि उसका अनुमान था कि उसके पूर्वजों की भांति या पहले के आक्रमणकारियों की भांति वो क्या करेगा, भारत पर हमला करेगा और उसके ऊपर जो है वो वापस अपने वतन लूटमार करके जो वो लौट जाएगा। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ जो है युद्ध उसका जरूरी होगा, ठीक है। कहते हैं युद्ध हुआ, 10 घंटे युद्ध हुआ। जब जो है बाबर ने अपनी स्थिति को कमजोर होते देखा तो स्थिति उसने क्या किया, उसने अपने सैनिकों को जो है कुरान पर हाथ रखवा के सौगंध दिला दी कि जब तक जो वो जिंदा है तब तक वो लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी का परिणाम ये निकला कि बाबर की सेना जो है वो हार गई। और राणा सांगा के समय सहयोग देने वाले जो दो व्यक्ति थे, राणा सांगा के सहयोगी जो थे वो दो थे। एक था हसन खान मेवाती और दूसरा था महमूद लोधी। महमूद लोधी, क्लियर, ठीक है। ये क्या हुआ, हसन खान मेवाती जो था वो मारा गया इस युद्ध में, तलवार के युद्ध में। और जो महमूद लोधी थे वो भागकर जो है वो आपका बंगाल चला गया था, जिसके साथ जो चंदेरी जो घाघरा की लड़ाई हुई थी वहां पे अफगानों के साथ, ठीक है, क्लियर। अगला जो आता है वो आता है चंदेरी की लड़ाई। क्या आता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी, अब मेदिनी राव के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ना, मेदिनी राव के बारे में पढ़ा था। अब ये चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था आपका, कब हुआ था, 1528। ये हर साल होता है, मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 ईस्वी में चंदेरी का होगा और 1529 में हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध। क्लियर, घाघरा का युद्ध, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये जो वो और ये हो गया। और 1530 ईस्वी में जो होती है आपकी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो मेदिनी राव जो था उसका बदला लेना चाहता है, राणा सांगा की पराजय उसकी जो है वो उसका, तो उसी वजह से सामना करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय में जो वो उसकी सेना आ गई। वो मेदिनी राव अपनी 5000 अन्य राजपूतों से जो मारा गया, ये खत्म हो गया, राजपूत शक्ति का दंड हो गया।
और घाघरा का युद्ध, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि महमूद लोधी था ना यहाँ पे ठंडा के युद्ध में, वो भाग कर कहाँ चला गया था, बंगाल चला गया था। इसलिए उसने उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पर उसे शरण की, वहाँ पर जो उसे शरण दी गई और उसी की में वहाँ पे बंगाल में नुसरत शाह हुसैन पर जो उसने हमला कर दिया और इस प्रकार से जो वो इसमें भी जो विजय हासिल करके क्या हुआ, उसकी शक्ति का दमन कर लिया और अफगान शक्ति का भी अंत हो गया और अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर जब हमें एक चीज हमारे सामने यहाँ पे आती है कि यहाँ पे क्या हुआ कि बेशक क्या उसने मुगल वंश की नींव रखी, लेकिन अधिक मजबूती वो इसको जो प्रदान नहीं कर सके। उसके बाद सेकंड जो नाम आता है वो आता है इसमें हुमायूं का, नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं जो था वो राजगद्दी पारसी होता है, उसका बेटा था। और हुमायूं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हुमायूं के बहुत सारी चुनौतियां थी उस पर, क्योंकि वहाँ पर संगठित सेना भी नहीं थी। उसके बाद जब वो एक समृद्ध एक वो साम्राज्य भी नहीं था, उसके पास साधन भी नहीं थे, उसके पास योग्य प्रशासक भी अभी तक नहीं थे, हर चीज को उसने खड़ा करना था, ठीक है। और उसके कहते हैं कि उसके पिता ने जो उससे मरते समय जो एक वचन लिया था कि वो अपने भाइयों में अपने बराबर का हिस्सा जो उसके बांट देगा, ठीक है। और यहाँ तक कि उसके जो अन्य भाई थे वो थे कामरान, अस्करी, हिंदा, तो उनको जो है उसने जो अपने साम्राज्य के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनको बांट दिया, जो राजनीतिक जिससे बहुत बड़ी भूल कही जा सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा अशोक ने अगर विशाल साम्राज्य स्थापित किया या राजगद्दी को प्राप्त किया तो उसने अपने लगभग 99 भाइयों को मारकर जो उसने राजगद्दी को प्राप्त किया था, है ना। तो इतिहास में ऐसे रामायण महाभारत में युद्ध हुआ तो वो भी राजपाट के लिए हुआ था। तो इतिहास में बिल्ले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब जो है वो हम देखते हैं कि किसी की इच्छा को अपने विशेष तौर पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने साम्राज्य को ही बांट दिया हो, लेकिन उसने ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद जब वो दो हिस्सों में जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था बेटा कि अगर भारत का मानचित्र के बारे में बात करते हैं तो इस साइड जो है वो इस साइड जो है वो लगभग आता है गुजरात, और बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ पर है बंगाल। गुजरात में आपको याद होगा कि 1526 ईस्वी में जब जो है यहाँ पर कौन शासक बन गया था, बहादुर शाह बन गया था। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह, ओके। और यहाँ पर कौन था? शेर खान। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहादुर शाह था वहां पे ये शासक बना। एक्चुअली में क्या होता है, उसके पास एक सुनहरा अवसर था। हम बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी इसे डिटेल में हम जो मंडे को पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमने यहाँ तक जो उसको क्लियर कर लेना, ओके। हुमायूं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका सामना किससे हुआ? बहादुर शाह के साथ हुआ। एक्चुअली में हुआ कि 1535 में कहते हैं कि बहादुर शाह ने जो था वो चित्तौड़ पर जो चित्तौड़ जो एक राज्य था उस पर हमला कर लिया, आक्रमण कर लिया। कहते हैं कि चित्तौड़ की रानी ने उस समय जो थी हुमायूं से सहायता मांगी, उसे राखी भिजवाई कि मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ और इस राखी के उसके बदले में मैं आपसे सहायता की गुहार लगाती हूँ। और लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने जो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और यदि उसने जो इस चीज को स्वीकार किया होता, राजपूतों को अगर उसने जो उस निवेदन को स्वीकार किया होता तो निश्चित तौर पर लोग क्या होते थे, उसे जो अपना मित्र बना लेते। और क्योंकि राजपूत जो थे विशेष तौर पर अपने वीरता, साहस और वचनबद्धता के लिए मुख्य तौर पर जाने जाते थे, और वो जब भी जो हुमायूं पर संकट आता तो शायद वो उससे कंधे से कंधा मिलाकर जो उसके पीछे खड़े होते, लेकिन उसने उसकी सहायता ना करके जो बहुत बड़ी भूल है, ओके। उसके बाद जो वो फिर क्या होता है, यहाँ से ये 1500 जब उस पर अधिकार कर लिया ना, उसके बाद वो जागने का उसने प्रयास किया, ठीक है, लेकिन जो वो तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद जब वो मंदसौर गया, मंदसौर से फिर वो मालवा गया, मालवा में फिर जब वहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्रों पे फिर वो दमन दीव होता हुआ जब वो आगे तक चलता गया, उसमें कुछ पीछा हुआ भी, लेकिन जो फाइनली उस पर अधिकार नहीं किया था, और ये उसकी पराजय का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण जो है बंगाल में था, वहाँ पे शेर खान था। शेर खान जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वहाँ का शासक था, जिसको क्या हुआ कि पहले जो थे वो एक चुनाव के किले में जो उसे जो पराजित भी कर लिया, लेकिन उसने झूठ मूठ की माफी मांगी कि मैं जो मेरे से गलती होगी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और यही उसको माफ करना जो उसकी बहुत बड़ी भूल। वहां से वो चला गया बंगाल में गॉड मतलब वहाँ पे जो वो बंगाल के किले में वो रहता था, तो वो वहां से उसका पीछा करते बंगाल पहुंचा। बंगाल में उसने क्या कर दिया, उस महल को खाली करके वो आगे चला गया, और आगे चलते वहाँ पे
उस महल में जो शराब और अफीम रखवा दी, तो वो मौज मस्ती में मस्त हो गया और उसके बाद वहाँ निकल गया और उसी का वो इंतजार कर रहा था। फिर फाइनली जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ हुमायूं को, तब तक जो है चौसा नामक स्थान पर जो है उसकी लड़ाई उससे लड़ाई हुई, उसमें हार गया और 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में वो हार कर उसे भारत छोड़ना पड़ गया। बाकी